यहाँ के आदिवासी ट्राइब इंडिजिनस लोगों की थ्योरी को लोगों ने नज़रअंदाज किया, लेकिन इनकी थ्योरी में इंसान के उगम का राज छुपा हुआ है। और आज भी यहाँ के लोग कहते हैं कि नर्मदा घाटी से इंसान की उत्पत्ति हुई है। अगर हम गोंडवाना लैंड के हिसाब से चले तो आज भी वो हमें सही दिख रहा है। तो यही देखने के लिए हम म्यूजियम में आए थे। और दूसरा मुद्दा ये था कि मम्मी की संकल्पना यहाँ के ट्राइब लोगों से मिलती है क्या। जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जिस जगह पे खड़े हैं या जिस जगह पे हम बैठे हैं आपको नज़र आ रहे हैं, वो है कलकत्ता की सबसे बड़ी म्यूज़ियम, यानी भारत की सबसे बड़ी म्यूज़ियम, जिसकी स्थापना 1814 में की गई थी। दोस्तों, इस म्यूज़ियम में ऐसा कुछ क्या मिलता है जिससे हमारे कल्चर सभ्यता को हम समझ पाते हैं, ये सवाल था। और इस सवाल के ज़रिए आप जैसे देख रहे वीडियो में, हर वीडियो में, कि हमारी जो पूरी टीम है, आप इनको अलाइब्रेट टीम कह सकते हैं, आप जो भी कहना है, हमारी टीम आई थी इस म्यूज़ियम में। पूरा हमने घूम लिया है। कुछ सवाल है और हमारे जीव उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उस पे भी हम आज चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। मेरे साथ मौजूद हैं केपी प्रधान सर। सर, आपका बहुत बहुत सेवा। बिल्कुल सर, और आपकी टीम भी है। तो सबसे पहला सवाल ये है मेरा कि गोंडियन फिलॉसफी जो कहती है कि नर्मदा घाटी में जीव की उत्पत्ति हुई है, नर्मदा के स्थल पे जीव की उत्पत्ति हुई है, और हमने भी देखा कि ये जो म्यूज़ियम में हमें उत्पत्ति बताई गई है। तो हमारी फिलॉसफी और वैज्ञानिक फिलॉसफी, ये म्यूज़ियम की फिलॉसफी, तो इसमें क्या सेम नज़र आता है? हमारी फिलॉसफी है श्रेष्ठ कि नहीं है? क्या लगता है आपको? आज नेशनल म्यूजियम में पूरे हमारे गोंडवाना, कोया पुनेम, मुठवा पुनेम के सभी सगाजन यहाँ उपस्थित हैं, और बंगाल समाज के हमारे महासचिव सच्चिदानंद जी, बिल्कुल, और सभी लोग उपस्थित हैं। मैं सबको अपनी सिरवे सेवा अर्पित करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये। यहाँ पर आपने जीव उत्पत्ति का सिद्धांत के ऊपर सवाल किया है। तो नेशनल म्यूजियम यह कहता है, नेशनल म्यूजियम वही कहता है जो साइंस में है, कि संसार में प्रथम जीव की उत्पत्ति नील नदी के किनारे पैदा हुआ, अफ्रीका में हुआ। वो हमारे गोंडियन जो फिलॉसफी है, मैथोलॉजी है, वो भी कोई विज्ञान से कम नहीं है, उससे मेल खाता है। लेकिन थोड़ा हम और पीछे जाना चाहते हैं। नेशनल म्यूजियम ये बोल रहा है कि अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मतलब प्रथम जीव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुआ, वहाँ से माइग्रेट होकर ऑस्ट्रेलिया गए, इंडिया गए, दूसरे देशों में फैलते गए, जैसे आप बता रहे हैं, आप पिक्चर में भी दिखाएंगे। पर ये बोल रहा है कि जब द्वीपों का बंटवारा हो गया, उसके बाद जीवों का सिद्धांत हुआ। और हम कहते हैं गोंडवाना लैंड में प्रथम जीव की उत्पत्ति हुआ, और प्रथम दाहिर दावर की उत्पत्ति हुआ, आमूरकोट में हुआ, नर्मदा में हुआ, ये मानना है गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड किसको कहा जाता है? जब पृथ्वी सिर्फ 2 भागों में थी, जी बिल्कुल, द्वीपों का बंटवारा नहीं हुआ था, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया नहीं बना था, ये सब के सब एक द्वीप थे, और वो कहलाते थे गोंडवाना लैंड। उसके बीच में थीसिस सागर था, और ऊपर में अंगारा लैंड था। तो यही जो गोंडवाना लैंड है, बट के अलग अलग द्वीपों में बटा। तो इन सब को जब जोड़ेंगे तो नर्मदा नदी का, आप सबको मालूम है कि नर्मदा नदी का उद्गम सबसे प्राचीन, नर्मदा नदी को सबसे प्राचीन माना जाता है। गंगा, यमुना बहुत बाद में आए। अब वो 35 करोड़ की बात होती है साल। तो हमारा मानना है कि जब इन सब को एक कलेक्ट करेंगे पूरे द्वीप के रूप में, आप अफ्रीका को करेंगे, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को करेंगे, भारत को करेंगे, तो दक्षिण से लेके पश्चिम की तरफ बहने वाली, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली जो नदी है नर्मदा नदी, वो आगे जाके नील नदी के साइड में ही टच होता है। मतलब अफ्रीका। आपका कहना है कि अगर अभी का नक्शा हम देखें, जो साइंस उत्पत्ति का सिद्धांत बता रहा है अफ्रीका का, और अगर हम बात करें गोंडवाना लैंड की, और जैसे ये बढ़ता गया वैसे अगर हम जोड़ेंगे तो जो हमारा उद्गम स्थल है और उनका, वो एक ही नज़र आएगा। 100% आपका नर्मदा नदी और नील नदी का दोनों एक ही फ्लो में नजर आएगा। बिल्कुल, ठीक है ना। तो हो सकता है उन्होंने खोज करने में कुछ जैसे भी हो कम ज़्यादा किए होंगे, लेकिन हमारी जो फिलॉसफी है, जीव उत्पत्ति का सिद्धांत जो बताते हैं हम लोग, हमारी मान्यता है कि प्रथम
जीव की उत्पत्ति आमूरकोट में पैदा हुआ, जो नर्मदा नदी का उद्गम है, हाँ। जो गोंडवाना का पवित्र भूमि है, ठीक है, तो वो बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि नर्मदा नदी और नील नदी को अलग नहीं माना जा सकता। तो हमारी जो फिलॉसफी है और पता चला है कि नर्मदा नदी के जो फासिस में जीवाश्म मिले हैं वो सबसे प्राचीन जीवाश्म है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रथम जीव उत्पत्ति का सिद्धांत नर्मदा नदी के किनारे में हुआ, और इसी को आगे विज्ञान वालों ने शोध करके, रिसर्च करके, और पृथ्वी जब बट के अलग अलग टुकड़े में हुआ तब उसको माना गया कि नील नदी के किनारे हुआ। पर हमारी मान्यताओं के आधार पे नर्मदा नदी और नील नदी का फ्लो एक ही दिशा में जाता है, अगर टोटल गोंडवाना लैंड को एक नज़र से देखा जाए तो। हाँ, और अगर जोड़ने की कोशिश की, हाँ, जोड़ने की कोशिश किया जाए, आप एनिमेशन सिस्टम में जोड़ेंगे तो अफ्रीका और भारत दोनों जुड़ते हैं, और नर्मदा नदी और नील नदी का दोनों फ्लो एक ही तरफ दिखाता है। क्या बात है सर जी, ये तो ऐसा कि ये साइंस को भी अपडेट होकर अभी सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ के ट्राइब का उद्गम जो स्थल है या उद्गमिक उनका सिद्धांत है, उस पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। सर जी, एक और सवाल है कि यहाँ पे जो मम्मी हमने देखा है, जो इजिप्ट में मम्मी बहुत ही फेमस है, सबको पता है, तो मम्मी का कंसेप्ट ये है कि उसको दफनाया जाता है, कोई राजा है, बड़ा है, उसको ज़्यादा दिन रखने के लिए, या उनका कोई दूसरा कंसेप्ट होगा, तो वो लोग उसको ताबूत में पैक करते हैं, कुछ ऐसे वनस्पतियों का उपयोग लेते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे। ये दफन विधि ही होता है एक प्रकार का। तो क्या ये कंसेप्ट गोंडियन कंसेप्ट से कभी रिलेट होता है? नहीं, हमको पहले दो नज़र से देखना पड़ेगा। हाँ। हम पहली बात करेंगे मिस्री सभ्यता, इजिप्शियन, हाँ। जो यहाँ के गैलरी ऊपर में है, हाँ। वहाँ पर एक मम्मी रखा हुआ है जी, हमने जो देखा, लगभग उसी के 4000 साल पुराना है। हाँ। ठीक है, हाँ। और भी मम्मी देख सकते हैं उससे भी पुराना। इस मम्मी को हमने देखा, आपने भी देखा, सब लोगों ने देखा। जी। तो मम्मी मिस्री जो कॉन्सेप्ट है उसको हम पहले रखेंगे, हाँ। और उसके बाद गोंडियन जो फिलॉसफी है उसको रखेंगे। तो मिस्री कॉन्सेप्ट में मम्मी क्यों बनाया जाता था? जो योग्य पुरुष होते थे, राजा होते थे, जो धनवान व्यक्ति होते थे, उनका मम्मी बनाया जाता था। मतलब उनके बॉडी को कोई ऐसा केमिकल रसायन के द्वारा लेप लगा के एक विशेष प्रकार का कपड़ा, वो कपड़ा आपके यहीं भारत से जाता था, आपको बताया ढाका से जाता था। ढाका का जो मलमल सुने हैं ना, तो ढाका भी हमारा ही क्षेत्र है गोंडवाना का। वो जो पतला कपड़ा लपेटा जाता था वो ढाका या भारत से ही जाता था, महीन कपड़ा। तो कई प्रकार के मसालों का लेप, का तेल का लेप करके बॉडी को संरक्षित कर दिया जाता था, प्रिजर्व कर दिया जाता था, सुरक्षित। इसलिए क्योंकि इजिप्शियन फिलॉसफी में ये मान्यता है कि कोई भी आदमी मर जाता है, साइना में चला जाता है, तो उसकी आत्मा निकल के एटमॉस्फेयर में या फिर प्रकृति में कहीं विलीन हो जाती है। फिर हजारों साल बाद उसकी आत्मा फिर अपने बॉडी को खोजते हुए आती है। हाँ, ये उनकी मान्यता, उनकी मान्यता है। मिस्री मान्यता में, इजिप्शियन मान्यता में कि बॉडी से आत्मा निकल कर चली जाती है, एनर्जी लौट के आती है, और हजारों साल बाद फिर अपने पुराने बॉडी को खोजते हुए आती है, और बॉडी नहीं मिलता तो वापस चली जाती है अपने प्रकृति में। तो इसलिए वो लोग अपने बॉडी को संरक्षित करके आके रखते थे, राजा महाराजा लोग। जैसे तूतनखामेन का मम्मी बहुत फेमस है, बहुत फेमस, ताकि हम पुनः जीवित हो सके, संसार का सुख को भोग सकें। पर आपको बताते हुए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज तक कोई भी मम्मी जीवित नहीं हुआ है। इसका मतलब जो इजिप्शियन का फिलॉसफी है, मम्मी फिलॉसफी, मम्मी पद्धति एक तरीक़े से पूरी तरह साबित नहीं होता। ठीक है, अब ये तो हो गया इजिप्शियन का फिलॉसफी। हम अब गोंडियन फिलॉसफी में आते हैं। हमारे जो पुरखे या हमारे बुजुर्ग मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, साइना में चले जाते हैं, तो उनके बॉडी को डिस्पोज करने के लिए हम ज़मीन के ऊपर नहीं रखते, बल्कि 6 फीट नीचे ज़मीन के अंदर दफन कर देते हैं। अपने में दफन करने की पद्धति है, पूरे बॉडी को दफन कर देते हैं। सिर दक्षिण तरफ होता है, पैर उत्तर तरफ होता है। ठीक है, तो ये पद्धति है हमारे में। और हम लोग की मान्यता धारणा है, हमारे पुरखों के द्वारा मान्यता धारणा है कि मैं भी एक बीज के सदस्य हूँ। हाँ। मैं भी एक बीज हूँ। हाँ। है, बीज की तरफ माँ के पैदे से पैदा हुआ, एक दिन बड़ा हुआ, शादी हुआ, बच्चे मतलब पैदाइशी हुआ, और मैं भी एक दिन ज़मीन में टपक जाता हूँ। तो वो साइकिल है, टुंडा, मंडा, अकुंडा, बीज के रूप में, आम का बीज के रूप में, फल के रूप में, और फिर बीज के रूप में। ठीक है, और बीज जब बन जाता हूँ, मैं ख़त्म हो जाता हूँ साइना में, तो बीज को क्या किया जाता है?
फिर पैदा हो आम का पेड़ बोल के ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। बिल्कुल। ठीक है, ज़मीन में खोदते हैं और गाड़ देते हैं, उसमें पानी देते हैं तो फिर पल्लवित हो जाता है वो, उसी को टुंडानेक बोलते हैं। तो गोंडियन मान्यता में, अभी मान्यता बता रहा हूँ, विज्ञानवाद नहीं बता रहा हूँ, गोंडियन मान्यता में हम भी मानते हैं कि हमारे पुरखे जो ख़त्म हो गए हैं एक बीज के रूप में बदल गए हैं, और ज़मीन में गाड़ दूंगा तो कभी न कभी वो मेरा पिताजी, मेरी माताजी फिर पुनः वो प्रकट हो जाएगी। ऐसी धारणा या मान्यता है हम लोगों में। अब इस मान्यता को हम विज्ञानवाद या प्रकृतिवाद के कसौटी पर कसेंगे। ठीक है, कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक आदमी को ज़मीन में गाड़ेंगे तो फिर वो पैदा हो सकता है क्या? तो ऐसा जैसा मान्यता है धारणा में, उसमें और थोड़ा परिष्कृत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि अगर ज़मीन में मैं अपने पिताजी का लाश या बॉडी को दफन कर देता हूँ तो वैसा ही बॉडी वो नहीं बनेगा, वैसा बॉडी के रूप में नहीं आने वाला। लेकिन जब दफन कर देता हूँ अपने पिताजी के बॉडी को ज़मीन के अंदर, तब उसके अस्थि या हड्डी में जो सुरक्षित है डीएनए या जीवों का जो आधार है, बहुत सारा हड्डियों में संरक्षित है, वो कभी मान लीजिए कहा जाता है संसार में एक दिन जल प्लावन हो जाएगा, सारे संसार नष्ट हो जाएंगे, सब जीव जंतु वनस्पति ख़त्म हो जाएंगे, तब सारे मनुष्य ख़त्म हो जाएंगे। तब ये समझिए कि जब मेरे पिताजी का जो हड्डी है दफन है यहाँ पे ज़मीन के अंदर में, तो कोई ना कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा और उसी हड्डी से कोई ना कोई ऐसा कीड़ा, कोई जीव, अदृश्य जीव पैदा होगा और उसी वही विकास के चरण में आगे चलकर वो मानव बनेगा। तो हमारे जीव उत्पत्ति के सिद्धांत में पहले ऊनो पुनो की शक्ति, जिसको प्लस और माइनस बोलते हैं, इसके बाद साई लांगरा की शक्ति, साई लांगरा, इसके बाद दायर दावर की शक्ति। तो ये जो साई लांगरा की शक्ति है ना, आप देखे होंगे यहाँ पे, साई लांगरा कोई मनुष्य नहीं है, एक कीड़ा है, एक कीड़ा है, एक हल्का जीव है, कोई कीड़ा भी नहीं है, वो एक पेशीय प्राणी कहते हैं। हाँ, एक प्राणी है जो अदृश्य के रूप में है, समझिए, बहुत फाइन है, समझिए, अदृश्य के रूप में उन्हीं का मिलन होता है और एक नए जीवों का सृजन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये विज्ञान के रास्ते से भी हम जो बोल रहे हैं वो प्रतिपादित होता है कि हम हड्डी में जो बचा हुआ अंश है उससे भी अगर कभी जल प्लावन हुआ तो केमिकल जो रिएक्शन होगा उससे कोई ना कोई ऐसा दो प्रकार का जो अदृश्य शक्ति निकलेगा, जिसको साई लांगरा बोलते हैं, उनमें मिलन होगा और एक नए जीव की सृष्टि होगी जो विकास के रास्ते पे हजारों करोड़ों साल आगे चल के मानव के रूप में बनेगा। जैसे आप यहाँ साइकिल देख रहे हैं, तो जहाँ तक हमारी गोंडियन मान्यता है 100% विज्ञान के रास्ते से भी प्रतिपादित होता है। नहीं, मेरा एक सवाल है कि ये जो मम्मी थी, ये मम्मी पिरामिड में रखी जाती थी। पिरामिड होता है ट्रायंगल, और हम गोंडियनों में ट्रायंगल फिलोसफी बहुत बड़ी पैमाने पे, तो इसलिए मेरा ये सवाल था कि मम्मी से कुछ रिलेटेड या उनसे कुछ रिलेट होता है क्या? नहीं, मम्मी का रिलेटेड एक ही है कि उसको प्रिजर्व करके रखो, उसकी आत्मा चली गई है शरीर छोड़ के, हजारों साल बाद फिर खोजते हुए आएगी आत्मा, उसमें प्रवेश करेगी और जीवित हो जाएगी। पर जब उसका पूरा लाश सड़ गया है, नहीं, वो ट्रायंगल पिरामिड जो ट्रायंगुलर का मतलब है प्रिजर्व, प्रिजर्व चैम्बर, पिरामिड एक प्रिजर्व चैम्बर है। जैसे तो ट्रायंगल ही होता है। ट्रायंगुलर में होने से ना आपका जो फिलॉसफी है, जैसे कि दूध जब रखते हैं तो टेट्रा पैक में रखा जाता है ना, ट्रायंगुलर होता है, देखे होंगे ना। तो जो भी ट्रायंगुलर चीज होता है उसमें एक तरीका से वो सुरक्षित चैम्बर है वो, तो उस चैम्बर में रखा जाता है पिरामिड के अंदर में। पिरामिड एक उनका मठ है या कब्र है, समझिए, वहाँ रखा गया है और हजारों साल तक वो सुरक्षित है वो। पर आज तक कोई भी मम्मी सुरक्षित मतलब जिंदा नहीं हो पाया है। हमारी फिलॉसफी 100% सही जान पड़ता है। तो इस आधार पे देख सकते हैं कि हमारे सिद्धांत के आधार पे ही जीव उत्पत्ति के सिद्धांत बिल्कुल सही बैठता है, और आने वाले समय में इसका और रिसर्च करेंगे और अच्छे से बताएंगे। बहुत सारे म्यूजियम हैं, हम नील नदी मिस्र के जो म्यूजियम है उसमें भी जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे, मिस्र के अंदर भी जाएंगे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में भी खोजेंगे, तो हमको पता चलेगा कि वास्तव में जीव उत्पत्ति का सिद्धांत जो अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग धर्म में है, किसी में कोई आदम और हवा के रूप में स्वर्ग से आए, किसी में कोई मानव मुंह से पैदा हुआ, छाती से पैदा हुआ, पेट से हुआ, ऐसा है, किसी में और अचानक आम के पेड़ से निकल आए, ऐसा है। तो हमारी मान्यता के आधार प्रथम जीव जल के रूप में हुआ, जल से उत्पन्न हुआ है।
ठीक है ना। बायोलॉजिकल गैलरी में देखे होंगे, जल में बहुत सारे कीड़े मकोड़े अदृश्य में हैं। तो ये जो दो प्रकार का जो मैं दाई और दार सुक्ति बोल रहा हूँ ना, कभी जल में पवित्र स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे, लेकिन जैसे ही मानव का विकास हुआ वो हमारे अंदर में चले गए। बिल्कुल। दायर शक्ति के अंदर आज अंड के रूप में है और दाउर शक्ति के रूप में आज पिता के रूप में स्पर्म के रूप में है। समझ रहे हैं ना। इन्हीं दोनों शक्तियों का मिलन होता है और नए जीव की सृष्टि होती है। तो ये जो स्पर्म है और अंड है, इसी को हम साई लांगरा बोल सकते हैं। समझ रहे हैं। तो साई लांगरा के मिलन से ही नए जीव की सृष्टि होती है। इसको विज्ञान झुठला नहीं सकता और प्रकृतिवाद के आधार पर बिल्कुल सही बैठता है। इसलिए मैं कहता हूँ ट्राइबल फिलासफी, गोंडियन फिलासफी और आपका जो भी आदिवासियों का जो दर्शन है वो सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट और मानने वाला दर्शन है। अब विज्ञान के रास्ते और प्रकृति के रास्ते दोनों से प्रतिपादित होता जान पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 2 प्रकार के मैंने प्रश्न सर को किए हैं और सर जी ने बहुत अच्छे जवाब भी दिए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ के आदिवासी ट्राइब इंडिजिनस लोगों की थ्योरी को लोगों ने नज़रअंदाज किया, लेकिन इनकी थ्योरी में इंसान के उगम का राज छुपा हुआ है। और आज भी यहाँ के लोग कहते हैं कि नर्मदा घाटी से इंसान की उत्पत्ति हुई है। अगर हम गोंडवाना लैंड के हिसाब से चलें तो आज भी वो हमें सही दिख रहा है। तो यही देखने के लिए हम म्यूज़ियम में आए थे। और दूसरा मुद्दा ये था कि मम्मी की संकल्पना यहाँ के ट्राइब लोगों से मिलती है क्या। तो बहुत सारी संकल्पना कुछ मिलती है और कुछ नहीं भी मिलती है। तो ये तो और रिसर्च का विषय है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधान सर जी और सभी जो यहाँ के सच्चिदानंद जी हैं, नंद जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें सहयोग कर रहे हैं और हम ऐसे ऐसे जगह जा रहे हैं जो एंशियंट है। तो दोस्तों, वक्त भी बहुत हो गया है और आगे भी जाना है, बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करना है। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम। सेवा 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 सेवा।